Good morning friends. Today I am going to talk about the obesity and pre-diabetic condition. मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव फूड को एज ए मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूं। और उसी क्रम में आज हम ओबेसिटी यानी मोटापा और प्री डायबिटिक कंडीशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक टेम्पररी सॉल्यूशन और एक परमानेंट सॉल्यूशन। जब टेम्पररी सॉल्यूशन की बात आती है तो हम आज के समय में जो मेडिसिन लेकर के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इसे हम टेम्पररी सॉल्यूशन बोलते हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन वो होता है कि जब आपके बॉडी में कुछ भी बीमारी न हो और आपको गोलियों की भी जरूरत ना हो, आप हेल्दी महसूस करें, उसे हम परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं। और आज जब हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है हमारे फूड की, क्योंकि आज जिस भी कंडीशन में हम आज देखने को मिलते हैं, हमें चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड या डायबिटीज की बीमारी, ये सभी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे खाने से जुड़ी हुई है, हमारे फूड से जुड़ी हुई है। तो आज आप इस महाशय को देखिए, वजन बढ़ते चले जा रहा है, खाने की जो टेंडेंसी है ना ये भी वैसे ही बनी हुई है, खाने की क्रेविंग वैसे ही बनी हुई है। तो आज आपके बॉडी में जो कुछ भी फ्यूल जा रहा है ना, वही सभी बीमारियों का कारण बनता है। बीमारियां अपने आप नहीं होती हैं, बीमारियों को पैदा करने में हमें काफी साल लग जाते हैं। हमें गलत खान पीन में रहना पड़ता है, गलत लाइफ स्टाइल में हम जीते रहते हैं, जो बीमारियों का कारण बनती है। तो आज हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है ओबेसिटी और प्री डायबिटीज, तो मतलब हम एक तीर से दो निशाने साधने वाले हैं, एक तीर से दो निशाने हम लगाने वाले हैं। अगर पूरी बात को आप सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आज आपको डायबिटीज नहीं भी है और आपकी शरीर, आपके बॉडी का वजन अगर पहले से बढ़ने लगा है, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद हो सकता है। और आप पूरे एक एक चीजों को समझने की जब कोशिश करेंगे तब आपको इस बात की रियलिटी भी समझ में आने लगेगी, आपको रियलाइज होने लगेगा कि हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें वो कल बीमारियों की तरफ लेकर जाने वाला है या लेकर जा रहा है। तो सबसे पहले हम फूड की बात करेंगे कि फूड को हम जो लेते हैं, या हम जो खाना खा रहे होते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, ये भोजन लेने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों खाना खाते हैं। तो जनरली आपका सवाल, आपका जवाब इस तरह से रहता है कि फूड हम एक तो टेस्ट के लिए खाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, आनंद के लिए खाते हैं, मजा नहीं आया खाने का तो फिर खाना ही क्या खाया। साथ साथ में फूड को हम एनर्जी के लिए खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड हमें एनर्जी देता है। फूड नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हमें ताकत कहाँ से मिलेगी। ये दो ही पर्पज अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है और ऐसा ही लोग समझते भी हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, फूड इज नॉट जस्ट एनर्जी, फूड इज द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोग्राम योर बायोलॉजी। फूड केवल और केवल हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देता है, ये बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर इतनी सूचनाओं को लेकर के हमारे बॉडी में इंटर करता है, अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स को, बॉडी के पार्ट्स को वो इंफॉर्मेशन देता है, किसको क्या करना है, किसको किस तरह से मैनेज करना है। ये हमारे बॉडी के पूरे बायोलॉजी को प्रोग्राम करता है। इस बात को जब हम समझेंगे तब हम फूड के जो पुराने बिलीव हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम पुराने बिलीव पर अगर चलते रहेंगे तो हम बीमारियों से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं और इस बीमारियों के मकड़ जाल में हम फंसते चले जाएंगे और कभी भी हम अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके बॉडी में रोज नाखून बढ़ रहा है, आपके रोज हेयर ग्रो हो रहे हैं, आपका स्किन 3 से 4 महीने में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, आपका ब्लड सेल्स 90 डेज से लेकर 120 डेज में कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है। आपकी बोन सेल्स के अंदर भी हमेशा तोड़ फोड़ की प्रक्रिया चलते रहती है, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस बोलते हैं। हमारे बोन्स में भी हमेशा तोड़ फोड़ चलते रहता है, बोन के अंदर जो सेल्स बनते रहते हैं, बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का कंस्ट्रक्शन होता है
और अलग अलग इस तरह से आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, इनका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है। मतलब हमारे बॉडी में जो मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है, इनका हमेशा रिपेयर्स और ग्रोथ का काम इनके अंदर चलते रहता है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फूड की। तो फूड हमारे बॉडी में रोज रिपेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस बोले या हार्मोनल प्रक्रिया बॉडी में होती है, इसके लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, और उनकी प्रोसेसिंग के लिए हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते रहता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये सभी केमिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर। और इन सभी केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से होने के लिए हमें सफिशिएंट मात्रा में और प्रीमियम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। हमारा फ्यूल कितना प्रीमियम है, उसके ऊपर हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो डिपेंड करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, जो जिंदगी भर हमारे साथ चलने वाली है, ये कितनी एक्सपेंसिव कार के जैसी है, और उसका फ्यूल भी उतना ही प्रीमियम होना चाहिए कि जितनी प्रीमियम हमारी कार है, हमारी गाड़ी है। तो जैसे किसी भी बिल्डिंग का काम हो जाने के बाद उसको हमेशा रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से 25 सालों के बाद हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होते रहता है, ये बंद हो गया रहता है, इसका ग्रोथ रुक जाता है, और उस कंडीशन में केवल और केवल हमें रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब की जरूरत पड़ती है। और उस समय उस रिपेयर के लिए भी ये जो रॉ मटेरियल्स चाहिए रहता है, हमें उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको आपकी बॉडी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी को आपको समझना जरूरी क्यों है। आपके बॉडी का जो कुछ भी सिस्टम है, ये पूरे सेल से बनकर के बना हुआ है। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से पूरा ऑर्गन बनता है, और उस ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। उस ऑर्गन सिस्टम को अगर आप देखने जाएं, सेलुलर लेवल तक जो आपके बॉडी में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी बनावट है, जो उसकी रचना है, उसके अंदर केवल और केवल प्रोटीन और फैट देखने को मिलता है, और साथ साथ में वाटर की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारे बॉडी का 70% भाग केवल और केवल वाटर से, पानी से मिलकर बना हुआ है। जो बचा हुआ 30% भाग है, उस 30% में 10 से 15% फैट से सब बना हुआ है, 10% जो है प्रोटीन, और 5% मिनरल्स है। मिनरल्स यानी खनिज तत्व पदार्थ जो आते हैं, खनिज तत्व जो आ गए, कैल्शियम, पोटेशियम, या जो कुछ भी सॉल्ट, सोडियम, ये सब चीजें मिल करके हमारे बॉडी का, यानी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। और इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम कहीं भी ग्लूकोज को नहीं पाते हैं। हमारे पूरी बॉडी का, यानी ये जो शरीर पूरा हमारा खड़ा है, इस बॉडी में अगर कहीं किसी जगह पर आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा तो केवल ब्लड सर्कुलेशन में। यानी हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की नीड है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो केवल ब्लड सर्कुलेशन में। बाकी का अगर स्ट्रक्चरल पार्ट में अगर देखें तो वहां पर कहीं भी ग्लूकोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लूकोज की कोई नीड नहीं है, ग्लूकोज से कुछ बना नहीं है। तो ये बात सही है कि हमें ग्लूकोज की नीड है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए अगर ग्लूकोज की नीड है तो कितनी मात्रा में जरूरत है, हमें इसे समझना है। रोज हमें कितने ग्लूकोज की जरूरत होती है, उस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट की जब हम हमेशा बात करते रहते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। अब हम आप अपने फूड को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने बॉडी को समझा कि बॉडी में हमारे 70% वाटर है, प्लस प्रोटीन और फैट और मिनरल से मिलकर के हमारे बॉडी का पूरा पार्ट बना हुआ है, पूरे अंग बने हुए हैं। इसमें कहीं ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है। जहां तक हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बॉडी के बनावट के आधार पर हम देख रहे हैं, वहां पर ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे हम जो रोज फूड ले रहे होते हैं, जो हम रोज भोजन ले रहे होते हैं, उस भोजन को आप अपने ढंग से जरा सा गौर करने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी भोजन रोज ले रहे होते हैं, उस भोजन में चाहे आप शाकाहारी हो या आप मांसाहारी हो, आपके भोजन में अधिक से अधिक अनाज का पार्ट रहता है, ग्रेन का पार्ट रहता है। आप रोटी, सब्जी, भाजी, दाल, चपाती, चावल, यही सब अपने अपने ढंग से आप खाते हो। उसमें आप पूरा जब प्रपोर्शन वाइज चेक करेंगे तो उस प्रपोर्शन में अधिक से अधिक हम अनाज खाते हैं, और उस अनाज में अधिक से अधिक आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा।
आप जो कुछ भी व्हीट राइस का परसेंटेज आप ज्यादा आपके डाइट में रहता है, इस व्हीट और राइस में आप देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स अधिक से अधिक वहां 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट रहता है। और यही कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद अपने स्मॉलेस्ट यूनिट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाने के बाद ये क्या करता है, क्या करिश्मा आपके बॉडी में होता है, इसी बात को आज समझने की जरूरत है। आप मोटे क्यों हो जाते हैं? आप कभी भी, आज के समय में फैट फोबिक माहौल बनाया हुआ है, आपको फैट से डराया जाता है, आप फैट खाते भी नहीं हो। हर एक आप मोटा आदमी अपने आप में गौर करे, ये सोचने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे कि मैं तो कहीं फैट खाता ही नहीं हूँ, फिर भी हमारे बॉडी का वजन बढ़ते जा रहा है, हम मोटे होते जा रहे हैं, और साथ साथ में और भी तकलीफें देखने को मिल रही हैं, और फिर भी हम फैट नहीं खा रहे हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पर समझने के लिए फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को खा रहे होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन ही हमारे बॉडी में जाकर के खरोग पैदा करता है, प्रलय ला रहा है। उस प्रलय को कैसे ला रहा है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपको खाली यहाँ पर ग्लूकोज को समझने की कोशिश करना है कि आपके फूड से गया हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही शुगर में कन्वर्ट होता है तो शुगर में कन्वर्ट होने के बाद उस शुगर को पूरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए, पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए इंसुलिन को आना पड़ता है। जब तक इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं आएगा, आपको एनर्जी में वह ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तब उस कंडीशन में जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा करते हो, उसके प्रोपोर्शन में इंसुलिन बनता है, और इंसुलिन बनने के बाद उस ग्लूकोज को, ग्लूकोज तो लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए रहता है ना, हमें थोड़े क्वांटिटी में ग्लूकोज की नीड होती है, लेकिन हम ज्यादा जब खाना खा लेते हैं तो उसके अंदर की जो कुछ भी ग्लूकोज है वो डायरेक्ट ब्लड में एक साथ में पहुंच जाती है, और उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए इंसुलिन आता है और वो सेल्स तक पहुंचा देता है। तो यही देखने को मिलता है कि 25 साल के बाद आपका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे सेल्स को कुछ लिमिटेड कैपेसिटी है उसको लिमिटेड मात्रा में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ज्यादा ग्लूकोज हमने खा लिया, और खाने के बाद तो हम आराम करते हैं, तो रेस्टिंग मोड में रहते हैं, काम तो करते नहीं, ज्यादा मेहनत तो करते नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आई हुई ग्लूकोज हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ होता है? जहां जहां भी हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू होते हैं, जिसे हम फैटी सेल्स बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू जहां होते हैं वहां पर ये स्टोर होने लगता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, यानी आपका पार्किंग एरिया ज्यादा है, तो उस पार्किंग एरिया में ये डिपोजिट होने लगेगा एज ए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में वो कन्वर्ट होकर के यानी वो फैट में बदल जाएगा। मतलब यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि आपका खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ग्लूकोज में बदल करके वो बाद में फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसमें कि वो फैट में कन्वर्ट करने के लिए लीवर भी काम में लग जाता है। हम वहाँ लीवर को भी ओवर वर्क काम में लगा देते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया हमारे चलते रहती है, और बाद में हम ये खाते रहते हैं, हमारा वजन बढ़ते रहता है, हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब जब मोटे होते रहते हैं तो यहाँ पर भी एक बात आपको समझने की जरूरत है कि कुछ लोग बहुत कम समय में ही मोटे हुए, 35-40 साल जाते जाते ही उनको डायबिटीज देखने को मिल जाता है, या ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया रहता है, या उनको और भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पार्किंग एरिया थोड़ी ज्यादा है, उनकी फ्री पार्किंग एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कुछ भी और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करते जाते हैं। उनका वजन 100-120 किलो यानी वजन बढ़ते जा रहा होता है, लेकिन उनको कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, और वो बोलते हैं नहीं मोटा तो ये भी है, मोटा तो मैं भी हूँ, फिर ये क्यों बीमार नहीं हुआ और मैं ही क्यों बीमार हो गया। तो भाई ऐसी बात नहीं है, उसकी पार्किंग एरिया ज्यादा है, इसलिए वो आदमी ज्यादा स्टोर करते जा रहा है, 120 तक गया, वे एज बढ़ते जा रही है, उस कंडीशन में वो बीमार नहीं है, या कोई भी डायबिटिक कंडीशन उनके अंदर नहीं देखने को मिल रही है, बट अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ओबेसिटी आपके लिए खतरनाक है, मोटापा आपके लिए खतरनाक है। समय रहते अगर आप उस पर ध्यान देते हैं, अपने आप में बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये सब बातों को आपको यहाँ समझने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे शुगर हमारे बॉडी में जाता है, इंसुलिन आता है, और ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को कुछ रिक्वायर्ड मात्रा में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो ज्यादा जरूरत की ग्लूकोज है, जरूरत से ज्यादा जो ग्लूकोज है, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के बाद
अब यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड ये बढ़ते रहता है और हमारा एडिपोज टिश्यू है, ये समझ लीजिए कि वो गुब्बारे के जैसा, आपका एडिपोज टिश्यू गुब्बारे के जैसे है, जितने ज्यादा गुब्बारे हैं वो फूलते जाएंगे, आपका वेट बढ़ते जाएगा, बाकी आपको कोई उस समय सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरह से आपका पेट बढ़ने लगेगा, आपका हर अलग अलग जहाँ पर भी इस तरह का पार्किंग एरिया ज्यादा है वहां पर आपका ये बढ़ने लगेगा। और इस कंडीशन में बाद में क्या होता है, अब यहाँ पर धीरे धीरे समझने की जरूरत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपकी बॉडी चाहे जितना खाते जाएंगे और स्टोर करते जाएगी? अरे भाई, कभी तो कभी ऐसा दिन आएगा कि उसका जो पार्किंग एरिया है वो फुल हो जाएगा, और जिस दिन पार्किंग एरिया फुल हो जाएगा उस कंडीशन में यानी ये समझ लीजिए कि वो बॉडी के सेल्स प्रतिरोध दिखाने लगेंगे उस ग्लूकोज को कि भाई तुम मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं चाहिए। और उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, पैंक्रियाज को लोड बढ़ने लगता है, और तब देखेंगे आपके बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं कोई एकाएक 400 पहुंच जाता है, 130 था तो 40 रहने लगेगा, 140 से 50 रहने लगेगा, 60 रहने लगेगा, 70 रहने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। और उसी साथ साथ में पैंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है, उसको ओवरवर्क काम करना पड़ता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, और ये वो इंसुलिन ज्यादा बनने की वजह से बॉडी हाइपर इंसुलिन कंडीशन में होने लगती है। और जब हाइपर इंसुलिन कंडीशन में होती है तो कुछ दिन ये प्रक्रिया चलते रहती है, और वजन भी बढ़ गया और किसी कारणवश हम चेक कराते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हो, आज अगर खाने पीने में सावधानी नहीं रखोगे तो आपको कल डायबिटीज हो सकती है। मतलब ऐसे लोगों को क्या इतना लाइटली में बता दिया जाता है, इतना वो लोग भी, वो पेशेंट भी इतना लाइटली लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं। अच्छा अभी मेरा थोड़ा सा बढ़ने लगा है, कोई बात नहीं, हम तो खा पी के खाने पीने में मेंटेन कर लेंगे, और वो मेंटेन क्या करते हैं उनको खुद पता नहीं है, तो थोड़ा सा इधर उधर हम कर लेंगे और वो अपने आप को सोचते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी समय आपको जागरूक होने की जरूरत है, इसी समय आपको समझने की जरूरत है कि जैसे आप प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंचते हो, थोड़ा भी लेवल अगर हायर की तरफ चलने लगा, उस कंडीशन में अगर आप समय रहते अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, फूड को चेंज कर लेते हो, तो आने वाले समय में आप डायबिटिक कंडीशन में जाने से बच सकते हो। साथ में आप ओबेसिटी, वजन को भी धीरे धीरे कम कर लेने से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी काफी फायदा आपको होगा। तो उस कंडीशन में आपको वजन कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों को आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप में, अपने भोजन में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, और जिस दिन आप परिवर्तन लाएंगे उस दिन आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा है, जब जो हम कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, यानी शुगर वाला, यानी मीठे चीजों को ज्यादा खा रहे हैं, यही शुगर हमारे ब्लड में जाकर के इंसुलिन को बढ़ा रही है, यानी इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रही है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम दिए अभी आपको। और साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आती है, और जब आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तब देखिए यहाँ पर इस स्क्रीन के माध्यम से कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होते ही आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहने लगता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ में हाइपरटेंशन होगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने लगेगा, ओबेसिटी होगी यानी मोटापा, इंडोथीलियल डिसफंक्शन यानी ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है तो वहां पर क्लॉटिंग ज्यादा होती है और अटैक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद डिसलिपिडेमिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो रियल रूट ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज द इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, and all these are because of high intake of carbohydrate, high intake of sugar। और इस हाई इंटेक ऑफ शुगर को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सभी पैरामीटर्स नीचे आने लगते हैं, हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन से बॉडी बाहर आने लगती है। जैसे हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन से आप बाहर आएंगे, आप समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिस दिन आप कम करने की कोशिश कर लोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप रिवर्स कर लोगे, तो आप हाइपरटेंशन को रिवर्स कर सकते हो, ग्लूकोज इंटॉलरेंस से बाहर आ सकते हो, आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका कम हो जाने के बाद आप जितने भी ब्लड से रिलेटेड और साथ में हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आप उससे बाहर आ जाते हो। तो इस कंडीशन में आपको फूड को, इसलिए आपको फूड के बारे में हमेशा जोर दे करके बोलते रहते हैं कि फूड को आपको क्यों समझना है, फूड को क्यों रिलेट करके चलना है, फूड को क्यों कंट्रोल करके चलना है, फूड को क्यों प्रीमियम फ्यूल बनाना है। जब तक आप अपने फूड को प्रीमियम फ्यूल बना करके नहीं सब चलेंगे, आपके बॉडी में
आपको बीमारियां फिर बढ़ते रहेंगे और अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या इसे हम समय रहते समझ सकते हैं? जी हाँ, इसे आप समय रहते समझ सकते हैं। समय रहते समझने के लिए आप समझिए कि जैसे आपका वेट बढ़ने लगा, आप इस यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए कि आपका हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है और आपका BMI 24 को देखेंगे तो आपका वेट 65-66 kg के आसपास आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर वेट आपका जैसे ही बढ़ने लगता है और साथ साथ में आप उस समय कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको ये इंडिकेशन देता है कि आप हाइपरइंसुलिनिक कंडीशन में चल रहे हैं और आपको वहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर स्टैंडर्ड अगर मानदंड को समझते हैं हम, तो फास्टिंग में 70 और 80, 70, 75, 80 के लेवल में ही रहना चाहिए। होता क्या है कि हमें पैरामीटर्स 110 तक दिखाया जाता है, 100 तक, तो हम हमेशा हायर लेवल को ही अपने को नॉर्मल पकड़ कर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब आप समझिए कि आपके बॉडी में जब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां चल रही होती हैं, थोड़े थोड़े खटपट बॉडी में चल रही होती है, उस समय आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 80 की तरफ जाता है, 80 से 85 की तरफ जाता है, 90 की तरफ जाता है, और ये प्रक्रिया होने में भी कई साल लग जाता है और उस कंडीशन में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब ब्लड में अगर शुगर का लेवल 70 से 80 पहुंचने लगा, 80 से 90 गया, 90 से 100 गया, और तब जाकर के ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे फिर हम प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। और प्री डायबिटिक भी हम कब आते हैं? 99 तक भी अगर आपका शुगर है तो डॉक्टर आपको बोलेगा आप नॉर्मल है, और जैसे 100 को क्रॉस किया तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए। तो मतलब ये एक पॉइंट की काउंटिंग आपको नहीं करने की जरूरत है। आप ये देखिए कि जैसे आप हायर लेवल की तरफ जाने लगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, आपका वजन बढ़ने लगा, उस कंडीशन में आप हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन में आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू हो गया है। तो इसको हम समय रहते समझ सकते हैं। समय रहते अगर पकड़ लेते हैं तो हम आने वाले समय में भी अपने आप को बचा पाते हैं। इसके साथ साथ में होता क्या है कि जब ये 125 से ऊपर जाता है तब हमें डायबिटीज का ठप्पा लगाया जाता है। अगर 120 भी आया ना तो हम तो बड़े अच्छे हैं। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। 120 में आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको ये हमेशा देखना है कि अगर मानदंड जो बनाया गया है, अगर लोवेस्ट 70 to 110 है और पीपी शुगर अगर 100 to 130, 140 है, तो लोवेस्ट को हम क्यों ना पकड़े स्टैंडर्ड। लोवेस्ट को अगर आप स्टैंडर्ड पकड़कर चलेंगे तो आप अपने आप को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। और आप हमेशा हायर की तरफ जाकर के पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नहीं 140 तक भी तो हमें ठीक रहेगा, तभी हम अच्छे हैं, तब तक हम ठीक हैं। तो ऐसा नहीं है। जो मानदंड बनाया गया है ना, उसके नीचे वाले लेवल को ही पकड़कर आप चलेंगे तो आप हेल्दी रह पाएंगे, आप स्वस्थ रह पाएंगे, आप ठीक रह पाएंगे। इस बात को यहाँ समझने की आपको जरूरत है। इसके अलावा आप चेक करेंगे कि लीवर अगर फैटी लीवर की कंडीशन में जा रहा है तो वहां पर भी ये इंडिकेशन देता है कि आपके बॉडी में हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन बन रही है। साथ साथ में आप स्क्रीन पर दिए हुए कुछ साइंस को आप देखेंगे तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा कि हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन यानी डायबिटीज होने के पहले के ये सभी लक्षण अगर कुछ भी दिखने लगे हैं तो वहां पर भी आपको इस बात से पकड़ में आना काफी आसान हो जाएगा कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में जा रहे हो और साथ साथ में बाद में आपको कभी न कभी डायबिटीज भी होने वाली है। तो कुछ और अगला साइन हम आपको इस स्क्रीन के माध्यम से बताएंगे, जो देखने के बाद आपको इससे इस बात की क्लैरिटी आपको भी हो जाएगी कि आने वाले समय में हम प्री डायबिटिक में हैं या आ रहे हैं या हम डायबिटिक कंडीशन में जा रहे हैं। इस सब बातें भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। जहां से हम गर्दन को मोड़ते हैं उस क्रीज पर आप देखेंगे कि इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसे हम अकेंथियोसिस निग्रिकन्स बोलते हैं। इस तरह से चेंजेस बॉडी में देखने को मिलेंगे और साथ में दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी आपको इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इससे आप रिलेट करके समझ सकते हैं, आपके आंख के पास, आंख के नीचे इस तरह से स्पॉट्स, ब्लैकिश ब्लैकिश स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सभी साइंस जैसे कि स्किन में चेंजेस हो, जो या रैसेस हो या टैग की बात हमने बताया अभी आपको, ये अगर कुछ भी कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है, अब भले ही आपको कोई सिम्टम दूसरा और नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन में, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन रहने पर हमें ज्यादा खाने की इच्छा होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की इच्छा बनी रहती है।
इस कंडीशन में हम कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहते हैं। साथ साथ में अगर ऐसे भी देखेंगे लोगों को कि एंग्री व्हेन हंग्री, मतलब भूख लगने के बाद इतना गुस्सा आने लगता है कि अगर टेबल पे बैठे हुए हैं और खाना आने में देरी हो गई तो प्लेट भी तोड़ डालने की कंडीशन बन जाती है। तो इस तरह से एंग्री व्हेन हंग्री की कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ साथ में खाने के तुरंत बाद ही अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो तुरंत ड्राउजीनेस फील होता है, मतलब सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलसपन बॉडी में आने लगता है। ये भी एक इंडिकेशन देता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई ड्राइव करते हुए सुस्ती जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है तो वो भी एक हाईली इंडिकेशन देता है कि उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो इन सब बातों से आप एक एक करके पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ में अब भी खाना खाया 2 घंटे भी नहीं हुए लेकिन दिमाग में इस तरह से थॉट चालू हो जाते हैं कि अगला नेक्स्ट क्या है, अगला कहाँ टारगेट, मतलब इस तरह का टारगेटिंग चालू हो जाती है, कब क्या खाना है, अभी क्या मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा, कहाँ कौन सी चीज़ें बढ़िया मिलती हैं। ये सब खाने के बारे में भी हमेशा थॉट्स आते रहते हैं। तो ये सभी बातें भी हमें इंडिकेट करती है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इन सभी चीज़ों को पकड़ने के साथ साथ में एक ब्लड टेस्ट करके भी आप जानकारी निकाल सकते हैं कि क्या रियल में हमारे बॉडी में इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, जिसे हम हुमा IR टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों को साथ में चेक करते हैं और वहाँ पर हम ग्लूकोज और इंसुलिन को मल्टीप्लाई करके 405 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो फिगर आता है उस फिगर से हम रिलेट कर सकते हैं कि हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन है या नहीं है। अगर ये फिगर 1.49 से ऊपर आ रहा है, मतलब ये 1.5 से ऊपर आ रहा है, और जितना ज्यादा ऊपर आ रहा है उतना हाईली इंडिकेशन दे रहा है कि उतनी ज्यादा आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है या हो रहा है। साथ में हम HbA1c टेस्ट करके भी ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लाइकेशन किस लेवल तक हो रहा है, हमारे बॉडी में डैमेज किस तरह से हो रहा है, जिसके आधार पर भी ये मालूम हो जाता है। HbA1c लेवल भी अगर हायर की तरफ रहने लगा, बढ़ा हुआ रहने लगा, तो वो भी इंडिकेशन देता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आपके बॉडी में बन रही है। और डायबिटिक कंडीशन होने के बाद तो रियल में ज्यादा ही रहने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके बॉडी में फूड किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें अलग अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक के नाम से जानी जाने वाली सभी बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। और इस पूरे सेशन में आपने देखा होगा कि एक तरफ आपने सेल को ओवरलोड काम दे दिया है और दूसरी तरफ पैंक्रियाज को भी ओवरलोड काम दे दिया है, पैंक्रियाज को भी काम पे लगा दिया है। और ये दोनों जब कंटिन्यू पूरे लाइफ ओवरलोड काम करते रहेंगे, अगर वहां पर आप गोलियों के माध्यम से इनको ओवरलोड काम देते रहोगे तो गोलियां भी किस हद तक आपके बॉडी को कंट्रोल में रख पाएंगी, ठीक रख पाएंगी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपको डाइट की तरफ जाना है। डाइट पे क्यों जाना है? क्योंकि इस लोड को, इस ओवरलोड को कम करना है। इस ओवरलोड को कम किया जा सकता है। और उस ओवरलोड को कम कैसे किया जा सकता है? जैसे हमने बताया कि आपके डाइट में अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा हो रहा है। उस कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को अगर आप कम कर देते हो तो कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करते ही ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, तो बॉडी में ग्लूकोज का इंटेक कम हो जाएगा। और ग्लूकोज कम जाएगा तो इस तरह से सेल को भी लोड कम होगा और पैंक्रियाज को भी लोड कम होगा। और इस लोड को कम करते हुए हम सिस्टमिक तरीके से, सही तरीके से डाइट को अगर फॉलो करते हैं, उस सिस्टम को और अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम पूरे लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं। और अगर डायबिटीज हो भी गई है या हम प्री डायबिटिक से लेकर डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर फैटी लिवर हुआ है तो वो भी रिवर्स हो सकता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है। तो इसी आधार पर हम बोलते हैं कि आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। लेकिन वो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तैयार आपको होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में फिलहाल आप अगर हमारा एजुकेशन नहीं भी लेते हैं, आप डीप में नहीं भी समझने की कोशिश करते हैं, तो भी आप थोड़ा थोड़ा भी चेंजेस अगर हमारे बताए हुए सिस्टम से आप करते हैं तो भी आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। तब आपके मन में ये सवाल अभी आना स्वाभाविक हो चुका होगा कि आखिर हम खाएं क्या। बात यहीं पर अटकती है और यही समझने की भी जरूरत पड़ती है कि हमें खाना क्या है, हम खाएं क्या, हमें क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी आइडिया आपको हम देने की कोशिश करेंगे और इसके बेस पर भी अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लो कार्ब या लो ग्लाइसेमिक लोड वाली डाइट पर जाना पड़ेगा। और लो ग्लाइसेमिक लोड की डाइट पर जब हम जाएंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट कम है, यानी उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, और कौन से फूड का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लो कार्बोहाइड्रेट वाले इंग्रेडिएंट्स या फूड कौन कौन से हैं। वेजिटेबल्स, इसमें लो कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम अधिक से अधिक खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स को हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। फैट वाले प्रोडक्ट्स, फैट वाले फूड्स हम अगर खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फैट हमारे बॉडी में डायरेक्ट जाके नहीं चिपकता है। साथ साथ में हम प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा देते हैं। मतलब हमारा अगर हम जो कैलोरी पर्पज से भी जा रहे होते हैं तो उस कैलोरी पर्पज से भी आप देखेंगे कि उस कैलोरी के परसेंटेज को अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा करके फैट के इंटेक को बढ़ा करके उसको फुलफिल कर लेते हैं तो वहाँ पर आप सेल को दिए हुए लोड से बचा सकते हैं। आप इंसुलिन के लिए जो पैंक्रियाज पे जो बर्डन बढ़ रहा था, जो लोड दे रहे थे, वो कार्बोहाइड्रेट को कम करके आप अपने आप में उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड फ्रूट्स भी होते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है, ऐसे फ्रूट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अब किसे नहीं खाना चाहिए वो बात जब आती है तो वहाँ पर बात आती है हाई कार्ब वाले जो फूड होते हैं उसमें ग्रेन आता है, ग्रेन, पल्सेस और शुगर। जो डायरेक्ट शुगर की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट शुगर तो हमें कभी लेना ही नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ में पल्सेस और ग्रेन्स, इनको हम अवॉइड करते हैं। और तो दोस्तों ग्रेन, पल्सेस और शुगर जो हम अवॉइड करने की बात करते हैं, ये भी अगर हम कुछ दिन अवॉइड करके कुछ पर्टिकुलर समय तक हम अवॉइड करते हैं और अपने बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में ला देते हैं, वेट मैनेज कर लेते हैं, आइडियल बॉडी वेट पर आ जाते हैं और साथ साथ में जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हुआ है उनको हम नॉर्मल कंडीशन में ला लेते हैं, तो उसके बाद हमें आज़ादी हो जाती है। हम कुछ न कुछ आज़ादी के साथ में आगे ग्रेन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको इस पर रहना पड़ेगा, इस सिस्टम पे रहना पड़ेगा। आप जो कुछ भी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन हो चुका है, जो डैमेज की तरफ लेकर जा रहा है, जो बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है, उस कंडीशन से जिस दिन आप बाहर आ जाएंगे उसके बाद आपको आज़ादी मिलती है अपने ढंग से खाने की, उस सिस्टम को आपको समझकर चलने की, और उसको समझकर चलते हैं तो आप आने वाले समय में भी आप खाने का भी आनंद लेंगे और साथ साथ में अपने लाइफ का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे और सीख करके अपने लाइफ में चेंज लाने की, अपने लाइफ में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ओबेसिटी या प्री डायबिटिक कंडीशन से आप बाहर आ सकें। आने वाले समय में आपको हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन, डायबिटीज जैसी कंडीशन या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन देखने को न मिले। और दोस्तों जब ये करेंगे आप ना तो इससे किसी दूसरे का भला नहीं होगा, इससे भला सबसे पहले आपका होगा और बाद में आपकी फैमिली का होगा। तो इसके लिए भी आपको करने की सलाह मैं देता हूँ और आप करिए। साथ में आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें लगती है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और आप सीख करके पूरी जिंदगी भर स्वस्थ रहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।